नमस्कार। चलिए आज उस दस्तावेज की गहराई में उतरते हैं जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मतलब भारत की धड़कन है, हमारा संविधान। ये सिर्फ कोई कानून की किताब नहीं है, बल्कि 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों और उनके सपनों का प्रतीक है। जरा एक पल के लिए सोचिए कि पूरी दुनिया की आबादी के छठे हिस्से के लिए एक रूल बुक कैसे लिखी जाए। मतलब एक ऐसा देश जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हों, हजारों अलग अलग संस्कृतियां हों, उन सबको एक साथ एक नियम से कैसे बांधा जाए। सच में ये एक बहुत बड़ी, एक विशाल चुनौती थी जिसका सामना हमारे देश के संस्थापकों ने किया था। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? इसके लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा, उस दौर में जब एक नया देश जन्म ले रहा था और उसे दिशा दिखाने वाले एक गाइड की, एक मजबूत नींव की सख्त जरूरत थी। देखिए, भारत का सफर आसान नहीं था। सदियों की गुलामी थी, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज, फिर 1857 के बाद सीधे ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली। लेकिन आज़ादी अपने साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर आई। जिम्मेदारी थी देश को खुद चलाने की, और इसके लिए सबसे जरूरी क्या था? एक संविधान, एक रूल बुक। तो सवाल उठता है कि ये ऐतिहासिक दस्तावेज, ये खाका तैयार किसने किया? कौन थे वो लोग और उन्होंने ये सब किया कैसे? चलिए जानते हैं। ये हैं वो महान लोग, हमारे संविधान के असली शिल्पकार, ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की चेयरमैनशिप में इस कमेटी ने महीनों तक दिन रात एक करके बहस की, हर पहलू पर सोचा और एक ऐसे भारत की नींव रखी जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ सके। डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो कथन है, ये हमारे संविधान की आत्मा को पकड़ता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे यहाँ पावर सिर्फ एक जगह यानी दिल्ली में केंद्रित नहीं है। शक्ति बंटी हुई है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच। और मजे की बात यह है कि दोनों ही अपनी पावर सीधे संविधान से लेते हैं, एक दूसरे से नहीं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि हैरान करने वाली बात है, इतना बड़ा दस्तावेज हमारा संविधान किसी प्रिंटिंग प्रेस में नहीं छपा था। नहीं, इसे एक शख्स ने, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, अपने हाथों से लाइन बाय लाइन खूबसूरत इटैलिक लिखावट में लिखा था। ये इसे सिर्फ एक कानूनी किताब नहीं बल्कि एक आर्ट का नमूना भी बना देता है। कमाल है ना? तो क्या चीज हमारे संविधान को इतना खास बनाती है? इसका गवर्निंग DNA कैसा है? चलिए इसके कुछ सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं। भारत के सिस्टम को अक्सर क्वाजी फेडरल या अर्धसंघवाद कहा जाता है। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का बैलेंस है। एक तरफ देश की एकता के लिए एक मजबूत केंद्र सरकार है, तो दूसरी तरफ राज्यों को भी अपनी स्थानीय जरूरतों के हिसाब से काम करने की पूरी आजादी, मतलब ऑटोनॉमी दी गई। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए अमेरिका के मॉडल से इसकी तुलना करते हैं। देखिए, अमेरिका को कहते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब वहां न देश टूट सकता है, न ही राज्यों की सीमाओं को उनकी मर्जी के बिना बदला जा सकता है। लेकिन भारत में क्या है? यहाँ है विनाशकारी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका मतलब ये हुआ कि संघ यानी हमारा देश तो अविनाशी है, ये कभी नहीं टूट सकता। लेकिन प्रशासनिक सुविधा के लिए संसद राज्यों की सीमाएं बदल सकती है, नए राज्य बना सकती है, और भारत जैसे विविध देश के लिए ये लचीलापन बहुत जरूरी था। अब एक और बड़ा फैसला लेना था, सरकार का सिस्टम कौन सा हो, प्रेसिडेंशियल या पार्लियामेंट्री। हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझकर पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना। इसकी 2 बड़ी वजहें थीं। एक तो हम ब्रिटिश शासन की वजह से इस सिस्टम से काफी परिचित थे, और दूसरा जो शायद ज्यादा जरूरी था वो ये कि एक नए नए लोकतंत्र में कार्यपालिका और विधायिका, मतलब सरकार और संसद के बीच किसी भी तरह के टकराव से बचना चाहते थे। चलिए अब बात करते हैं संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की, यानी कि प्रस्तावना की। ये वो शुरुआती कुछ लाइनें हैं जो एक तरह से पूरे संविधान का सार बता देती हैं, उसके सारे आदर्श और वादे सामने रख देती हैं। प्रस्तावना का पहला वादा है न्याय, और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला न्याय नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। इसका मतलब है कि समाज में किसी के साथ भी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो और हर किसी को तरक्की करने का बराबर मौका मिले। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, यानी लिबर्टी, सोचने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी, किसी भी धर्म को मानने की आजादी। लेकिन हाँ, ये आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है, ये अनलिमिटेड नहीं है। इसका इस्तेमाल देश की एकता या कानून व्यवस्था को तोड़े बिना ही किया जाना चाहिए। तीसरा वादा है समानता, यानी इक्वालिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर है, समाज के किसी भी हिस्से को कोई खास अधिकार नहीं मिलेगा और बिना किसी भेदभाव के सभी को आगे बढ़ने के लिए बराबर अवसर दिए जाएंगे। और आखिर में इन सारे वादों को एक साथ जोड़ने वाला धागा है बंधुत्व, यानी भाईचारे की भावना। ये वो एहसास है कि हम चाहे किसी भी धर्म, जाति या भाषा के हों, हमारी सबसे पहली पहचान भारतीय होने की है, और यही भावना है जो इस देश को एक बनाकर रखती है। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। वो जानते थे कि वक्त बदलेगा, समाज बदलेगा, जरूरतें बदलेंगी। इसीलिए उन्होंने संविधान को कोई पत्थर की लकीर नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया, एक ऐसा दस्तावेज जो वक्त के साथ सांस ले सके और खुद को बदल सके। तो सवाल है, संविधान को बदला कैसे जाता है? इसके लिए आर्टिकल 368 में एक पूरा प्रोसेस दिया गया है। ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, और अगर बदलाव देश के फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हो तो आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति भी जरूरी है।
मतलब इसे बदलना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है ये नंबर 106। जी हाँ, 2023 तक हमारे संविधान में 106 बार संशोधन मतलब अमेंडमेंट हो चुका है। हर एक संशोधन इस बात का गवाह है कि हमारा संविधान वाकई में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो समय के साथ खुद को ढालता आया है। तो आखिर में बस यही एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जैसे जैसे भारत बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारा ये लिविंग संविधान आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों और चुनौतियों के हिसाब से खुद को कैसे बदलेगा? इस सवाल का जवाब शायद हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा।